पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के साथ। नमस्कार, मैं हूं हरदीप कौर दुआ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं PSSM में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हैं PSSM में हम आपसे रूबरू कराते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स की जर्नी जिनसे आप लर्निंग्स भी लेते हैं और बहुत इंस्पायर भी होते हैं। तो इसी श्रृंखला में आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं मनीषा गुप्ता जी को, जो एक TGT टीचर रही हैं और अध्यापिका होने के साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें लाइफ में उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। एक इनक्योरेबल डिज़ीज़ को उन्होंने उस पर विजय भी पाई है और उस पर काम भी कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इसी इनक्योरेबल डिज़ीज़ से निकाला भी है। तो हम जानते हैं ये जर्नी उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं PSSM में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी चाइल्डहुड कैसे रही, आप अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मैं मनीषा दिल्ली से ही हूँ और बचपन अगर देखा जाए तो हम लोग 5 बहन भाई हैं। ओके। भैया सबसे बड़े हैं और हम लोग 4 बहनें हैं। और मेरा बचपन से ही लगाव ऐसा रहा कि शांत रहना, सबसे ज़्यादा लगाव होना, मम्मी के जो कहते हैं ना कि लाडले जी। और घर में सबके लाडले ज़्यादा रही हूँ मैं, क्योंकि आज तक मुझे ना तो कभी डांट पड़ी। अच्छा। पैम्पर्ड कहते हैं ना, पैम्पर्ड चाइल्ड, जी कि थोड़ा सेंसिटिव भी रही हूँ शुरू से ही। जी। तो मम्मा का ज़्यादा फोकस मेरे ऊपर ही रहता था। ओके। और शांत स्वभाव के, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी, बस अपना काम करना और अपने खेलना नॉर्मली बच्चों के साथ। बहुत ज़्यादा शरारतें में नहीं रही हूँ। ओके, मतलब बहुत ही सादे अच्छे बच्चे थे आप बचपन हाँ, से। ये कह सकती हैं। तो आपके घर में ध्यान का ज़्यादा एटमॉस्फेयर था कि रिलीजियस ज़्यादा एटमॉस्फेयर था? भक्ति मार्ग मैंने शुरू से घर में होते देखा और बहुत अच्छे से होता था। भक्ति मार्ग रहा हमेशा ही। भक्ति मार्ग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? पूजा पाठ करना। अच्छा। रोज सुबह और शाम को रामायण का पाठ होना और गीता पढ़ना, कि भजन वगैरह करना और भक्ति मार्ग में ही भक्ति करने में। तो ये जो ध्यान शब्द था, ये आपके जहन में कभी आया था उस टाइम? ऐसा नहीं है, ध्यान हमें पता ही नहीं था कि, क्योंकि कभी सुना ही नहीं था ध्यान के बारे में, तो कभी पता भी नहीं लगा। और थोड़े से बड़े हुए तो पता लगा कि काफ़ी एसोसिएशंस हैं, काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जो बहुत कुछ करवाती हैं। तो घर के पास ही ब्रह्म कुमारी सेंटर है एक, तो वहाँ से ज़रूर मैं जुड़ी रहती हूँ। वहाँ जाया करती थी छोटे से। जी। देखिए, हम PMC हिंदी के माध्यम से हम ऋषि मुनियों की धरती रहे इस भारतवर्ष में बहुत सारे मैं लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ, बात करती हूँ, तो ध्यान का बड़े दूर दूर तक कोई अता पता नहीं होता। तो हम PMC हिंदी के माध्यम से यही दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं कि बचपन से ही ध्यान को बच्चों की लाइफ में जोड़ें, ताकि ध्यान एक एलियन कंसेप्ट ना रह जाए या एक बूढ़ों का या एक मिथफुल कंसेप्ट ना रह जाए। तो जैसे आपको पता नहीं था, लेकिन ध्यान की जो जर्नी बिगिन हुई वो कब से बिगिन हुई फिर आपकी? जैसा भी आपने बताया ना, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि अगर हम बच्चों को शुरू से ही ध्यान में ले आए ना, तो उनको ये समझने में बहुत ही आसानी रहेगी कि मुझे करना क्या है। क्योंकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करते हैं कि उन्हें करना क्या है, फाइटिंग, वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो और गलत राह पर चले जाते हैं। उनको नहीं पता लगता कि हमें करना क्या है, और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जिसका इफ़ेक्ट उनके शारीरिक, मानसिक और उनके करियर पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। एब्सोल्युटली। सो ध्यान जो है वो सिर्फ किसी मिथ का नाम नहीं है या कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे आप नहीं कर सकते या बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जैसे मैम ने बताया कि ध्यान जो है ये एक अवस्था है और आप जो है स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं, और मेजरली जितने भी आजकल इश्यूज़ हैं, बीमारियां हैं, वो ध्यान की वजह से हैं। जैसे मैम आप बात कर रहे थे स्ट्रेस की, चिल्ड्रन मस्ट डू ध्यान,
तो एज अ टीचर जैसे आपने अपने बारे में बताया, तो आपने ध्यान को अपने स्कूल में प्रोपगेट किया? ऐसा नहीं, क्योंकि मैं डीएवी में 11th-12th के स्टूडेंट्स को टीच किया करती थी। जी। तो वहाँ पे डीएवी में अगर हम देखें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा किया जाता है, यज्ञ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, डेली यज्ञ होना। और वहाँ की तो जर्नी उनको बच्चों को पहले से ही रिलीजियस एक पीरियड भी उनका होता है, रिलीजियस से रिलेटेड उनको सब कुछ सिखाया जाता है कि किस तरह से सुबह उठ के हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी है। तो शुरू तो हो गया था, मगर ये कि हम एक कहें कि शांत अवस्था में अपने साथ बैठना, वो अभी तक इतना ध्यान अभी जीवन में नहीं उतार पाई थी। बस ये कि यज्ञ जरूर करना, ओम को उच्चारण करना, गायत्री मंत्र पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, वो हम करते थे और स्टूडेंट्स को करवाते भी थे, और उसमें हमारा बहुत ज़्यादा रुझान था। मैम, अब जब आप ध्यान करते हो तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट क्योंकि अब आपने ये तरफ भी देख लिया और उस तरफ का जीवन भी देख लिया, तो अब आप कैसे उन दोनों को कंपेयर करते हैं? मतलब हाउ वर यू बिफोर एंड व्हाट डू यू फील नाउ? देखिए, पहले ये लगता है कि जब हम भक्ति मार्ग में थे कि एक अपना मैं बताऊं तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था भक्ति मार्ग में। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ सुबह आरती करनी है, शाम को आरती करनी है, करते नहीं, मगर इतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता था कि एक ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अधूरापन है। और अब कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आए कि ध्यान में आए हैं, तो अब लगता है कि कुछ भी है, खड़े भी हैं, कुछ वेट कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, रेड लाइट पर, तो बस ध्यान में एक जो फोकस अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो लगता है बस सांसों के साथ जुड़ के बस उस पर फोकस कर लीजिए, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए, तो हर चीज़ का हमें समाधान मिल ही जाएगा। वंडरफुल। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो आपको एक दिनचर्या से एक फ्लो में ले आती है और आप उसको स्टेट ऑफ माइंड बना लेते हैं और आप उसको अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बना लेते हैं और उसको ओढ़ के ही चलते हैं। जैसे हमारे वस्त्र हैं वैसा ध्यान बन जाता है। इट बिकम्स सच अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि ध्यान आपकी ज़िंदगी में पहली बार कैसे आया? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि हम भी मटेरियलिस्टिक लाइफ से ही जुड़े थे। नौकरी करना, कमाना और घूमना फिरना, एक जैसे सभी की ज़िंदगी होती है, वही सब हमारे साथ भी था। और धीरे अब 2018 में ऐसा हुआ, मैं जब टीचिंग जॉब में थी तो स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा कफिंग और ब्रीदिंग प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती थी। तो जब हम अपने डॉक्टर से पूछते तो वो एंटीबायोटिक देके कि नहीं, ये तो आप टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए आपका गला ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको कफिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो वो क्योर हो जाती थी, उसके बाद फिर हो जाती थी। एक्चुअली मैं शुरू से ही हेल्थ कॉन्शियस में काफ़ी रही हूँ, तो मेट्रो लेके मैं अशोक विहार से बहादुरगढ़ जाया करती थी, मेट्रो लेके डीएवी स्कूल में। तो स्टेयर्स हम खुद ही क्लिम करते थे, मैं कभी लिफ्ट नहीं यूज़ करती थी। तो मैं रियलाइज़ कर रही थी, मन में बार बार आता था कि मैं स्टेयर्स क्यों नहीं क्लिम कर पा रही हूँ। अच्छा, वो क्लाइंब करने में आप थोड़ा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लगता था मुझे कि मैं थक रही हूँ, अब पहले के कंपैरेटिवली जल्दी थक जाती हूँ। तो इसका मुझे माइंड में तो आता था, मगर इतना ध्यान नहीं गया कि इसको सीरियसली लिया जाए। फिर मुझे एक दिन मैं स्टेयर्स चढ़ी रही थी तो कोई मिले, तो उन्होंने देखा क्या हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, अशोक विहार में एक हॉस्पिटल है दीपचंद बंधु, वहाँ जाके आप दिखाइए। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मेरा एक्सरे किया गया। एक्सरे में उनको पता लगा कि चेस्ट मेरा प्रॉपरली ब्लॉक हो चुका है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें उसके टेस्ट करवाने होंगे। मुझे उसका टेस्ट करवाया गया तो कहा आपका हार्ट तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। अल्ट्रासाउंड जब कर रहे थे तो उन्हें लगा कि कुछ सॉलिडनेस है, कुछ ना कुछ तो है चेस्ट में। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम बोला कि आप सीटी स्कैन करवाएं। ये है फरवरी 2018 की बात है ये। तो मेरा सीटी स्कैन जब हुआ तो पता लगा कि
कुछ ऐसा सॉलिडनेस शो हो रहा है जो कि चेस्ट को कवर कर रहा है। मुझे जो सीटी स्कैन होते ही मुझे वहाँ के डॉक्टर ने बोल दिया, आप विदाउट एनी डिलेइंग ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए आप। ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज दिया आपको, मतलब? हाँ, मुझे अच्छा, उन्होंने उनको कुछ ऐसे नहीं लग बोला। रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है उन्होंने- कैंसर का। हाँ, उन्होंने मुझे इंडिकेशन दे दिए थे कि आप बिल्कुल भी देर ना करें और ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें। तो वेरी नेक्स्ट डे ही हम लोग IRCH एम्स दिल्ली में वहाँ हम चले गए। तो वहाँ मेरे ब्रदर और जीजा जी पहुँचे साथ में। तो पता लगा कि अब इनका पूरा, मेरी जैसे ही CT स्कैन की रिपोर्ट देखी गई तो वो एकदम ही हैरान रह गए। कहते हैं कि अब आपको कल मॉर्निंग में डॉक्टर्स की टीम बैठती है, वहाँ आना होगा। ओह माय गॉड, बट यू गॉट द हिंट। हाँ, मुझे हिंट मिल गया था कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। तो नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच गए। फिर क्योंकि जो भी कोई CT स्कैन रिपोर्ट दिख रहा था तो वो सरप्राइजिंगली ये कह रहा था कि वाह, ये माय गॉड, कैसे ये रिपोर्ट तो बहुत कुछ शो कर रही है। आप ध्यान करते थे उस टाइम? नहीं, उस टाइम पे मैं ध्यान नहीं करती। बट आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, मतलब यू वर वेरी हार्ड हेडेड पर्सन, यू वर वेरी हाँ, स्ट्रांग। उस टाइम पे था कि जो, अच्छा पता, ये एक मन में क्यूरियोसिटी थी कि मुझे बोला गया है कि डॉक्टर से कंसल्ट करो, तो अब जाना है, देखूं क्या है मुझे। तो जब मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने का हुआ तो उन्होंने देखा तो वो कहते हैं कि इनको तो एग्ज़ाम के लिए रखना पड़ेगा हमें। एक्चुअली में क्या होता है, जो क्रिटिकल केसेस होते हैं IRCH में, उसके लिए एक टीम होती है जिसमें सीनियर रेडियोलॉजिस्ट होते हैं और सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। नियर अबाउट 5 डॉक्टर्स की टीम होती है वो, जो पेशेंट को प्रॉपरली सारा डाइसेक्शन उसका करना, डाइसेक्शन ही कहूँगी मैं तो, उसकी पूरी जर्नी के बारे में पूछा जाता है, उसका प्रॉपर चेकअप किया जाता है। तो मेरा प्रॉपर चेकअप किया गया। पूरे 5 डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेरी सारी हिस्ट्री पूछी, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि कोई ऐसी डिसीज़ हुई हो जिसको मुझे डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़े। तो मेरे फादर मदर को भी कभी कुछ हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, कुछ भी नहीं। मतलब जिस घर में आपको कभी बीमारी का नाम सुनने को ना मिला और उस घर में एक बच्चे को कैंसर हो जाए तो इट इज़ समथिंग वेरी शॉकिंग। उन्होंने बोल दिया मुझे कि अब आपकी तो हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी, कुछ हमें इंडिकेशंस ऐसे लग रहे हैं। सारा चेक करने के बाद उन्होंने बायोप्सी के लिए मुझे बोल दिया गया और अर्जेंट बेसिस पर मेरी बायोप्सी हुई। फर्स्ट बायोप्सी में तो कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ और डॉक्टर भी शॉक थे कि करें क्या हम। फिर बोला गया कि एक बार और बायोप्सी करेंगे और इन बिटवीन जॉब तो चल ही रही थी, कर ही रही थी जॉब। अच्छा, आप काम भी कर रहे थे और ये सब भी चल रहा था? ये सब भी चल रहा था। ओके, बट अभी आपका जो फेथ था इन रिलीजन में, अपने बिलीफ सिस्टम में, वो इतना स्ट्रांग था कि आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि आप सब बैलेंस कर रहे थे। हाँ, उस वक्त तो बैलेंस मुझे नहीं मालूम, अब सोचती हूँ कि ये सब कैसे हो रहा था। तो अब वो सिचुएशन समझ में आती है कि वो कुछ ना कुछ क्रिएशन थी यूनिवर्स की, कि मेरा लाइफ ऑफ पर्पस जो था उस तक पहुँचाने के लिए ये सब करना था उनको। तो मेरे फिर दोबारा बायोप्सी हुई, उसको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में भेजा गया। जब वहाँ से रिपोर्ट आई तो पता लगा कि 4th स्टेज कैंसर है इनका। तो अब वहाँ से रिपोर्ट की मेरे डॉक्टर भी, क्योंकि परेशान मेरे से ज़्यादा थे, उन्होंने किसी तरह से करके टाटा मेमोरियल से इमीडिएटली रिपोर्ट मेरी मंगवाई। और उसके बाद मुझे, और इन सब प्रोसेस को होने में 2 मंथ्स लग गए। क्योंकि सारा कुछ अल्ट्रासाउंड करके मेरा बायोप्सी करना और फिर उसमें गैप देना, क्योंकि बॉडी भी इतना नहीं टॉलरेट कर पाती है, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन थी उस वक्त की। तो उनको जब सेकंड मेरी बायोप्सी हुई उसके बाद फिर बॉम्बे से आया और इन द मीन टाइम मैं DAV में एज अ रिसोर्स पर्सन सिलेक्ट हो चुकी थी। तो वो भी चल रहा था साथ में। और जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई मुझे इमीडिएटली घर पे फ़ोन आया कि आपको कल सुबह आना है और साथ में किसी को लेके आइएगा। तो गए। एक्चुअली फैमिली मेम्बर्स मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मम्मी पापा का तो सपोर्ट
है ही शुरू से, और हम लोग 5 ब्रदर सिस्टर हैं, सभी मैरिड हैं, सिस्टर्स, जीजा जी, सभी का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट। तो भैया और जीजा जी गए मॉर्निंग में, तो उन्होंने बोल दिया कि अब हम डिले नहीं करेंगे और हम इनकी कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी होगी। इनको डेस्मोप्लास्टिक स्मॉल सेल राउंड ट्यूमर चेस्ट वॉल में है और जो कि काफ़ी फैल चुका है। अगर हम ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो इनके हार्ट को भी ये डैमेज कर देगा और ये पूरी बॉडी को फिर ये धीरे धीरे फैलता जाएगा, बैक साइड में भी हो जाएगा। तो 5 साल पहले आपको ये 4th ग्रेड कैंसर डिटेक्ट हुआ और आज आप हमारे साथ बैठ के ये इंटरव्यू दे रहे हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ध्यान, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पिरामिड मास्टर्स, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट विल पावर। तो हम ये जर्नी जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, जिस कैंसर का नाम सुनते पूरा परिवार बिखर जाता है, आज 5 साल बाद 4th ग्रेड कैंसर होते हुए कैसे मनीषा जी ने उसको ओवरकम किया है, एक्सेप्ट किया पहले, और कैसे इस जर्नी से अपने भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए। तो मैम, आपको 4th ग्रेड कैंसर डिटेक्ट होता है, आपकी कीमो स्टार्ट हो जाती है और अभी ध्यान आया नहीं है आपकी ज़िंदगी में, राइट? नहीं, अभी प्रॉपर नहीं आया था, मगर ये बार बार आता था माइंड में कि नहीं, मैं बस जो हो रहा है होने दो। एक्सेप्टेंस था। एक्सेप्ट तो कर लिया था, मगर कई बार फिर भी बिखर भी जाते थे। बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए कि जिसमें अकेले में रोई भी कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि कीमोथेरेपी जब उसकी एक एक ड्रॉप अंदर जाती थी, मुझे स्टार्टिंग में कन्वेंशनल मेडिसिन दी गई थी और उसी टाइम पे मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन डीएवी में परफॉर्म करना था। एक्चुअली में क्या होता है, डीएवी में सेशंस होते हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, तो वो ट्रेनिंग भी मुझे देनी थी उनको। तो अब डॉक्टर ने तो मुझे इतना टाइम भी नहीं दिया, उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे 1 दिन का टाइम दे दीजिए। कहते नहीं, हम आपको 1 दिन का भी टाइम नहीं देंगे। तो सारा कुछ मैनेज करके किसी तरह से, और मेरे जो डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स थे, उन सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैंने उनको सारा मटेरियल प्रिपेयर करके दिया। घर पर आए मेरे को ले, कहते नहीं, हम सब कुछ मैनेज करेंगे। और मैंने भी उनको प्रॉपरली अपना, मेरा बजाय इसके कि जो है उसमें ध्यान जाता, उसके लिए मैं ज़्यादा फोकस करती, इसमें ज़्यादा ध्यान था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए पहले ये है, तो मुझे इसको सक्सेसफुल करना है। और आज का दिन है कि जो मैंने उस वक्त प्रिपरेशन की थी, आज ही उस स्कूल के टीचर्स उसको यूटिलाइज करते हैं और मेरे को बोलते हैं कि जो उस वक्त तुमने हमें तैयार करके दिया था मटेरियल, आज भी हम टाइम टू टाइम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो लाइफ में कहते हैं ना कि कुछ, अगर मैं बुरा नहीं कहूँगी कि बुरा होता है, जो अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस आते हैं ना, तो इसके साथ एक खुशी भी साथ के साथ चल रही होती है। यस, पैरेलल चल रही होती है। बट हम फोकस अपना सिर्फ चैलेंजेस पे कर देते हैं। हाँ, अब वो जब वो डेज मैं याद करती हूँ ना, तो अब उस समझ में आता है कि अब इतना आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि हम रूटीन में तो चेंज आ ही जाता है, प्रॉपरली सब कुछ चेंज हो जाता है कि जब बॉडी में किस तरह से शेकिंग होना, एक करंट की तरह जब मेडिसिन जा रही होती है, ऐसे लगता है कि अंदर ना कुछ चीज़ ऐसी जा रही है जो पूरी बॉडी को पिन पॉइंट कर रही है। तो रिज़ाइन कर चुकी थी मैं, क्योंकि अब हिम्मत नहीं थी। तो रिज़ाइन करने के बाद अब धीरे धीरे कीमोथेरेपी देते गए वो लोग, तो धीरे धीरे बॉडी, पहले तो एक्सेप्ट कर लिया बॉडी ने, फिर जैसे जैसे कीमोथेरेपी की डोज बढ़ती गई, उनके साइकिल्स बढ़ते गए, बॉडी डाउन होती गई। तो डाउन इस तरह से हुई कि 3rd ग्रेड हाई फीवर हुआ, माउथ अल्सर हुआ, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस भी हो गया। उस वक्त भी ये था कि नहीं, मैं तो निकल जाऊंगी बाहर, नहीं ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, बस ठीक है। दुखी रहती थी, द्वंद चल रहा था, द्वंद माइंड में द्वंद रहता था, यहाँ हो जाएंगे। पॉजिटिव थी तो नेगेटिव भी आ जाता, मतलब एक होप थी कि हो जाएगा सब ठीक, लेकिन जब दुख इतने ज्यादा बढ़ जाते थे तो आप थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते थे। डिमोरलाइज हो जाती थी, मगर ये सब नहीं था कि जिससे हम बात कर सकें, मास्टर्स वगैरह कुछ भी नहीं थे अपने पास।
बस एक यूट्यूब होता था और मुझे बीके से, ब्रह्म कुमारी से बहुत सपोर्ट मिलता था। वो लोग बहुत सपोर्ट करते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें ढाढ़स भी बंधाया, वो सब चलता रहा। मतलब कि दोनों ही चीज़ें चल रही थी। कहीं ना कहीं खुशी नहीं थी कि हाँ ट्रीटमेंट हो रहा है तो लेना है। ये मतलब चलता विल रहता पावर चला रही थी, और कहीं ना कहीं जो हाँ। स्पिरिचुअल फोर्सेस होते हैं वो आपको एडहेयर करके रखते हैं, बांध के तो हाँ। रखते हैं, तो वो आप अपनी जर्नी को आगे लेके बढ़ रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो लोग इतनी पेनफुल ट्रीटमेंट से गुजरते हैं, या जिनके घर में जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो फैमिलीज़ कैसे बिखरती हैं, उस पेशेंट की क्या हालत होती है, और जब आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस नहीं होते तो लोगों को मैंने बिखरते हुए देखा है। और यहाँ पे हमारे भारत देश में काउंसलिंग का कुछ नहीं है हिसाब किताब, बट जब से मैंने पीएमसी से मैं जुड़ी, पीएसएसएम मूवमेंट से जुड़ी यहाँ, तो इट्स अ वेरी बिग स्पिरिचुअल फैमिली, जहाँ पत्री जी कहते हैं आप सबसे ज्ञान लो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, वो भी आपके मास्टर्स हैं, आप उनसे भी ज्ञान लो। बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा मॉरली आपको हाई किया जाता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी भी द्वंद्व से गुजर रहे हैं। बट अभी आप एंटर कर अभी आपने किया नहीं था एंटर, नहीं। यू वर स्टिल ऑन द, मतलब अभी आपको लाइफ पर्पस में एंटर कर रहे थे, हाँ, दैट यू वर जस्ट अभी नहीं समझ पाई थी मैं। अभी नहीं समझ पाए थे, बट नहीं, कि ये सब क्यों हो आपको रहा है आपकी मेरे साथ? प्रिपरेशन हो रही थी उस टाइम पे। उस टाइम पे ऐसे ही कहें कि मुझे सपोर्ट बहुत मिल रहा था स्पिरिचुअल जो बट आपकी ब्रह्म स्पिरिचुअल कुमारी से जर्नी थे। की एक शुरुआत हो गई थी कहीं ना कहीं हाँ, से। शुरुआत हो चुकी थी, वो लोग सपोर्ट करते थे, हम भी फॉलो भी करते थे, करते थे। मगर ये कि पूरी तरह से, एक तरह से कहें ना कि हाँ एक रास्ता मिल गया है, यस, वो चीज़ वो अभी वो नहीं- आहा मोमेंट नहीं आई थी, वो नहीं मिल पाया तो था। बहुत ही फैंटास्टिक जर्नी चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर बुरा ही हो या कोई बीमारी है तो वो बुरी ही वो हो सकता है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमें लाइफ पर्पस से जोड़ने के लिए एक हिस्सा है, एक किरदार निभाती है। तो मैम बहुत इंटरेस्टिंग वार्तालाप चल रही है, और मैं बहुत सारे दर्शक कनेक्ट करेंगे जो ऐसे इनक्यूरेबल डिजीज़ से फाइट कर रहे हैं। तो इस एपिसोड को हम इस हिस्से में तो पूरा नहीं कर पाए, हम चाहेंगे इसका पार्ट 2 भी कंटिन्यू करें, ताकि हम आपकी पूरी जर्नी से लोगों को इंस्पायर कर सकें, और ध्यान क्या होता है और कैसे ध्यान से ट्रांसफॉर्मेशन आती है उस बारे में लोग जान सकें। तो मनीषा गुप्ता जी की ये जर्नी से हमने बहुत सारी इंस्पिरेशन तो ली, लेसन्स तो लिए, लेकिन अभी उनके जीवन में वो मोमेंट, वो आहा मोमेंट आना बाकी था जिसमें उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी, और कैसे वो इस लाइन में आगे बढ़े, कैसे उनके अपने डिजीज़ ने उनको लाइफ पर्पस दिया, इसके बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक मैं हरदीप कौर दुआ आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। हम हैं पीएसएसएम में आपके साथ बहुत जल्दी। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।